बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। उसे माँ की ज़रूरत है और उसके ज़रिए किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बच्चा बाहर आता है तो वो रोना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पास दुनिया में सबसे सिंपल काम है कि माँ के दूध को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? बच्चे पालना। जब बच्चे पैदा होते हैं तो घर में बहुत खुशी होती है। भारत में एक उत्सव की तरह होता है घर में एक छोटे बच्चे का आगमन, लेकिन उसके बाद शुरू होती है हाय तौबा, ये कैसे होगा? बच्चा रो रहा है तो इसका क्या मतलब है? बच्चा रो नहीं रहा है तो इसका क्या मतलब है? आपके मन में जितने सवाल हैं आप सोचते जाइए। हम एक माँ के नज़रिए से एक डॉक्टर से आज बात करेंगे और समझेंगे कि आपके मन में जो सवाल आते हैं उनमें कितने परेशानी बढ़ाने वाले हैं और कितने सिर्फ आपके मन के सवाल ही हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर पुनिया हैं जो कि पीडियाट्रिशियन हैं, आकाश हेल्थ केयर के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने कहा कि आप एक माँ के नज़रिए से ही सवाल का जवाब देंगे, तो सबसे पहले एक माँ के नज़रिए से सबसे पहला सवाल ये है कि बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशी होती है, उसके दूसरे तीसरे दिन से ही लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं, बच्चा बहुत रो रहा है या फिर बच्चा बहुत कम रो रहा है। तो किस तरह से इसको देखा जाए कि बच्चे का रोना या ना रोना नॉर्मल है या नहीं? सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पास दुनिया में सबसे सिंपल काम है तीन: रोना, सोना और दूध पीना। वो आधे टाइम सोएगा, दूध जब उसका मन करेगा तब पिएगा और बाकी टाइम रोएगा। तो रोना बच्चे के लिए कभी भी हानिकारक नहीं होता है जब तक बच्चा दूध अच्छी तरह ले। दूध अच्छी तरह पी रहा है तो रोना भी नॉर्मल में माना जाता है। आधे टाइम ये रहेगा कि बच्चा रात भर रोएगा, दिन भर बच्चा थोड़ा थोड़ा सोता रहेगा और फीडिंग जब भी मन करेगा तब लेगा। तो रोने से ज़्यादातर प्रॉब्लम होती नहीं है। और रोना को आप थोड़े दिनों में आप माँ समझने लगेगी, ये उसकी एक लैंग्वेज है। जैसे वो आपको बता पाएगा कि अब उसको फीडिंग चाहिए, अब उसका डायपर गीला हो गया है, अब उसको ठंड लग रही है, अब उसको मम्मी की गोदी चाहिए, बच्चे का पेट भर गया है या बच्चे को घूमना है। ये सब चीज़ें बच्चा रोने से ही बताएगा। तो रोना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और उस चीज़ को हमको धीरे धीरे माँ और पेरेंटहुड में ये चीज़ें सीखी जाएंगी। इसलिए कहावत ही बन गई कि बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। यानी बच्चा रो रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि अब उसे माँ की ज़रूरत है और उसके ज़रिए किसी चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से जब बच्चा पैदा होता है तो आप रोने का भी एक चेक होता है कि बच्चा रो रहा है या नहीं। तो बच्चा जब पैदा होता है तब आप लोग एज डॉक्टर क्या क्या चेक करते हैं? रोना जब बच्चा पैदा होता है तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वो पानी में तैर रहा होता है, तो उसके उस टाइम पे लंग्स काम नहीं करते हैं। जैसे बच्चा बाहर आता है तो रोना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है। इसलिए कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूछेंगे कि बच्चा पैदा होते साथ रोया कि नहीं रोया, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बच्चा रोएगा लंग्स के अंदर से पानी सूखेगा और बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो सारी ऑक्सीजन मम्मी के ब्लड से मिलती है उसे। जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो रोते के साथ ही लंग्स काम करने शुरू करते हैं और धीरे 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 वो लंग्स ड्राई होते हैं और उससे ऑक्सीजन मिलती है। एक कहावत हमारे पीडियाट्रिक्स में बोली जाती है कि या तो बच्चा रोएगा या पीडियाट्रिशियन रोएगा, दोनों में से एक ही बंदा रो सकता है। तो अगर आपका बच्चा रो रहा है तो पीडियाट्रिशियन खुश है क्योंकि वो बच्चा हेल्दी है। अगर नहीं रो रहा है उसी के लिए पीडियाट्रिशियन वहाँ होते हैं ताकि उसको आर्टिफिशियल हम जो भी ऑक्सीजन वगैरह देनी है वो हम दे सकें। तो बर्थ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है रोना, और वो बच्चा अगर रोए तो बच्चा स्वस्थ रहता है। बच्चे का सबसे पहले रोना पीडियाट्रिशियन की मुश्किलें भी कम करता है और परिवार को भी बताता है कि बच्चा हेल्दी है, स्वस्थ है और शुरुआती लक्षण ठीक है। और जन्म के समय कोई टेस्ट किया जाएगा? जन्म के वक्त हम उसी टाइम पे कोई टेस्ट नहीं करते एकदम से। पहले हम बच्चों को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि बच्चे के सारे ऑर्गन्स ठीक तरह से बने हैं कि नहीं है, आँखें, हार्ट, पेट कैसा है, सर कैसा है, सारे ऑर्गन्स कैसे हैं, लिम्स कैसे हैं। तो बच्चों को पूरा एग्जामिन किया जाता है, उसको कई जगह ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाता है देखने के लिए कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। उसके बाद दो टेस्ट करते हैं जो रिकमेंडेड किए जाते हैं। एक कान का हियरिंग टेस्ट कि बच्चा अच्छी तरह हियरिंग हो रही है कि नहीं, और दूसरा हम थायराइड और G6PD एंजाइम चेक करते हैं, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो ट्रीटेबल, अगर आप जल्दी पकड़ लें तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरह, ब्रेन अच्छी तरह ग्रो करेगा और आगे अच्छी तरह चलेगा। तो ये चीज़ पहले हम बहुत मिस करते थे। आप कभी याद करें, आपको पुराने ज़माने में याद होगा, कुछ बच्चे आपको मिलते थे दिमाग से विकलांग होते थे, वो अब उन्हें कम हो गए हैं। उसका रीज़न यही है कि कई बार हम बहुत ट्रीटेबल कॉजेज़ को पहले पकड़ लें और उसको आप ट्रीट कर दें तो उनका ग्रोथ अच्छा होता है। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं
जो बचपन से उनको थायराइड की इशू है उनको ट्रीटमेंट दिया और वो बहुत अच्छी तरह अभी ग्रो कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ बहुत ही फैंटास्टिक है। ये एक परमानेंट बीमारी होती है वैसे तो, पर ये एक तरीके से समझें कि शरीर में एक चीज़ बन नहीं रही है, आप बाहर से देंगे और वो चीज़ें अच्छी तरह ग्रोथ करेगी। तो उसमें थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है जो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, और आप उसको अच्छी तरह ट्रीट करें तो बच्चा बहुत अच्छी तरह आगे ज़िंदगी बिता सकता है और मेंटली भी उतना ही शार्प रहेगा बच्चा। यानी थायराइड का जो ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग का मेंटल इलनेस के साथ सीधा कनेक्शन है। यस, उसके अंदर भी थायराइड हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो बहुत सारी चीज़ें, पेट से लेके ब्रेन से लेके बॉडी की फंक्शनिंग मेटाबॉलिज्म सब में हेल्प करता है। तो थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो ब्रेन ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है। तो थायराइड को आप सप्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें ठीक होंगी। आप अडल्ट के अंदर भी थायराइड पाया जाता है, आप देखते होंगे उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, गला बड़ा हो जाता है, कईयों को बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है उनको। थायराइड चेक करते हैं तो थायराइड अब नॉर्मल रहता है। तो यही चीज़ अगर आप बर्थ पे अगर किसी को है और उसको आप पकड़ लो तो ये जो ब्रेन ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सो उससे इसलिए सबको रेकमेंड किया जाता है कि हम सबको स्क्रीन करें, और अगर कोई ऐसी बीमारी हो जिसको ट्रीटेबल, बिकॉज ये ट्रीट कर सकते हैं, आपको थायराइड पता है कि थायराइड नहीं बन रहा है थायराइड हार्मोन, तो आप उसको देंगे तो बच्चा अच्छी तरह ग्रो करेगा, ब्रेन डेवलप अच्छा डेवलप करेगा, तो उससे ग्रोथ अच्छी होगी बच्चे की। बच्चा जब पैदा होता है उसकी ग्रोथ अच्छी रहे उसके लिए घर में बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं और डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दिया जाए कुछ समय तक, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बाजार है फॉर्मूला मिल्क का। तो डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि वो डब्बे बंद पाउडर वाला दूध बना के दिया जाए या फिर माँ बच्चे को दूध पिलाए और उसके अलावा कुछ ना दिया जाए? मैम, मैं शुरू से ही मैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ रहा हूँ, मेरे दोनों बच्चे ब्रेस्ट फीड रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड रहे हैं। माँ के दूध को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। ये कहते हैं ना, कुदरत से छेड़छाड़ जितनी करोगे उतना नुकसान होगा। भगवान ने आपको दूध बना के भेजा है जब तक बच्चा खाने के लिए रेडी ना हो जाए, और जब खाने पे स्विच ओवर होता है तब भी आप दूध पिलाते हैं। तो मदर मिल्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस होते हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, जैसे मदर को कोई बहुत मेजर बीमारी है या फिर बच्चा बहुत ही प्रीमेच्योर है जहाँ पर वो डायरेक्ट फीडिंग नहीं ले सकता है या मदर को मिल्क नहीं आ रहा हो, उस टाइम पे हम रेकमेंडेड है। पर यही चीज़ को देख देख के हम अपनी सहूलियत के साथ अब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ के ये सब चीज़ें देने लगे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न हो रहा है, बच्चा रो रहा है तुम्हारा दूध नहीं हो रहा है, बच्चा रो रहा है तुम्हारा दूध नहीं हो रहा है, इसको टॉप फीड दे दो। तो आज से अगर हम 30 साल पहले 40 साल पहले जाएं तो ये चीज़ें नहीं थी, टॉप फीड ही नहीं थी, और वो मजबूर होते थे फीडिंग कराने के लिए, और वो मजबूरियत मेरे को लगता है बहुत अच्छी थी, क्योंकि इस चक्कर में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मदर का मिल्क मिलता था। तभी आप देखेंगे पहले कंपैरिजन में, पहले में लोग लंबे होते थे, हट्टे कट्टे होते थे, बीमारियां कम होती थी, बिकॉज मदर से उनको इम्यूनिटी मिलती थी सिंस बर्थ। और अब वो चीज़ कम हो गई है क्योंकि टॉप फीडिंग आ गई है, उससे मोटापा बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इम्यूनिटी तो मिलती ही नहीं है बिकॉज वो मदर के मिल्क से ही मिलती है, जो कि पहले फर्स्ट वीक में आता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वो जो मिल्क की वाटरी येलो टाइप का मिल्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं वो 8 से 12 बूंद भी बच्चे के लिए सफिशिएंट होती है, वो पावर हाउस होता है, और उसमें जो इम्यूनिटी होती है वो किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। सो मदर मिल्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, और अपने आप को थोड़ा पुश करने की जरूरत होती है। आपका मिल्क भगवान ने आपको 9 महीने का रास्ता दिया है, आगे का भी दिया है, इसको बस आपको चलना है और वो थोड़ा पुश करना है अपने आप को मदर फीडिंग कराने के लिए। वो कराओगे तो बच्चा बिल्कुल अच्छा निकलेगा। कितने समय तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड करानी चाहिए और फिर जब आप उसे बंद करें तो फिर बच्चे की पहली डाइट क्या होनी चाहिए? ब्रेस्ट मिल्क हमको 6 मंथ एक्सक्लूसिवली कराना चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मदर का ही मिल्क। बच्चे को पानी चाहिए तो मदर का मिल्क, बच्चे को दवाई चाहिए तो मदर का मिल्क, बच्चे को भूख लगे तो मदर का मिल्क। तो मदर मिल्क ही देना चाहिए 6 मंथ्स पे। 6 मंथ्स के बाद बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो मदर मिल्क से पूरी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो उसके अंदर हमको सप्लीमेंट्री फीडिंग देनी चाहिए। जैसे घर के जो अपना सीरियल्स होते हैं, रोटी चावल में से एक चीज़, वेजिटेबल जो बनते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये बच्चों को हमको देना चाहिए ताकि बच्चे को उससे न्यूट्रिशन मिले, और जैसे जैसे ग्रो करे आगे उस चीज़ को हम ओवर द पीरियड हम स्विच ओवर करके खाने पे लेके आ पाएँ। करीबन 1 साल के आसपास तक आके हमको मिल्क और खाना हाफ हाफ हो जाना चाहिए, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके आप मिल्क भी बंद कर सकते हैं और बच्चे को ऊपर की फीडिंग पे खाने पे आप ले सकते हैं।
हमारा टारगेट जो मेजरली रहता है, हम पीडियाट्रिशियन से पूछेंगे तो 1 ईयर तक हम चाहते हैं कि बच्चा जो आप घर में खाना खाते हैं वही खाना खाए, वह उसके बाद धीरे धीरे मिल्क बंद करके बच्चे को नॉर्मल डाइट पे लें। सो 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, 1 ईयर तक आपको ट्रांजिशन पीरियड होता है, 1 ईयर के बाद आपको मिल्क कम करके धीरे धीरे करके बाय 2 ईयर्स तक आपको बंद कर दें ताकि बच्चा पूरा खाने पे आ जाए। तो जब तक ये ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, माँ के मन में भी बड़े सवाल रहते हैं कि मैं क्या खा सकती हूँ, मैं क्या पी सकती हूँ। खासतौर पर अल्कोहल और स्मोकिंग एक बड़ा कंसर्न है जो माएँ करती हैं। वो ऐसे सवाल लेके कभी आपके पास आई? बहुत होता है मैम। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट वीक में सब लोग आते हैं और अपना अपना सुझाव जरूर देते हैं। इंडिया में जब तक हम सुझाव ना दें आप अच्छे रिलेटिव नहीं हैं। भारत में बच्चे पैदा करने का अनुभव बहुत वास्ट है। हाँ, मतलब एक एडवाइस जो हमेशा फ्री में मिलेगी, कोई भी आएगा कि अरे इसको ये दे दो, अरे इसको ये कर दो। माँ को, आधे लोग कहते हैं माँ को पानी नहीं पिलाओ, आधे कहते हैं पानी पिलाओ, आधे कहते हैं घी के लड्डू दो, आधे कहते हैं घी के लड्डू मत दो, राजमा चावल से गैस हो जाएगी, इससे गैस नहीं होगी, ये दूध ये भी कहते हैं कि माँ ने कुछ खाया तो बच्चे की पॉटी का कलर चेंज हो जाए। हाँ, ये भी कहते हैं। सो ये प्रूवन है कि माँ के खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा, हमारी भाषा में हम पैरासाइट बोलते हैं मदर पे, बच्चा माँ के शरीर से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करके उससे मिल्क बनता है और वो बच्चे को मिलता है, और हमारे शरीर में वही चीज स्टोर होगी जो हेल्दी होगी। अनहेल्दी चीज हम बाहर वेस्ट प्रोडक्ट से निकाल देते हैं। सो बच्चा माँ के शरीर से दूध बनाता है और माँ को जो खाना और जो सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है अपने आप को रिप्लेनिश करने के लिए चाहिए होता है। सो खाना जितना खाते हैं उससे आप कोई 25% ही ज़्यादा खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हील हो पाए। वाटर इनटेक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लिक्विड इनटेक जो रेडिली चाहिए। दूध में मेजॉरिटी वाटर होता है। सो माँ को करीबन 3 लीटर से 4 लीटर के आसपास तक लिक्विड इनटेक रखना चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आप उसमें दूध, छाछ, लस्सी, शिकंजी कुछ भी पी सकते हैं, मतलब देयर इज नो लिमिटेशन टू इट। जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो गायनी की तरफ से होती हैं क्योंकि उनके टाके होते हैं, टाके के अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बेसिकली जो कब्ज नहीं होनी चाहिए, कब्ज होती है तो टाकों पर स्ट्रेचिंग आती है, वही इकलौती एक रिस्ट्रिक्शन गायनी की तरफ से होती है। बाकी हमारी तरफ से, पीडियाट्रिशियन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। माँ हेल्दी खाना खाएं, और ये भी कहा जाता है कि माँ जितना ज़्यादा खाना, जितना वेरिएबल खाना खाएगी, जब खाना स्विच ओवर होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट होती है, उस टाइम पे बच्चा और चाव से खाता है क्योंकि उसको हल्का 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 टेस्ट आता है। सो इसलिए आप जितना माँ वेरिएबल खाना खाएंगी उतना बच्चा उस 6 मंथ्स के बाद एक्सेप्टेंस अच्छी होती है। तो माँ दारू पिएगी? हाँ, अब अगला क्वेश्चन आता है। आइडियली और लॉजिकली नहीं करना चाहिए दोनों चीज़ें। अल्कोहल और स्मोकिंग इज नॉट एट ऑल परमिटेड। एंड ये सब जो परमिशंस जो होती हैं ये तब होती हैं जब बच्चा कुछ देर के लिए मम्मी की मिल्क के बिना रह सके। सो यूजुअली आप समझिए कि 6 महीने के बाद जब खाना स्टार्ट होता है, करीबन 1 ईयर के आसपास आके कुछ सिनेरियोज के अंदर किया जा सकता है, बिकॉज हम प्रैक्टिकल लाइफ भी जी रहे हैं, हमको सोशल सर्कल में जाते हैं, कईयों को खुद से नीड होती है तो करते हैं। सो अब एक एक करके बात करते हैं। पहले स्मोकिंग की बात करते हैं। स्मोकिंग बेसिकली ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है मेजॉरिटी लोग। सो वो इनहेलेशन रूट से, मतलब हम सांस के थ्रू उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। सो पहला रिकमेंडेशन है, यू शुड नॉट हैव इट जहाँ पर आपका बच्चा है, वहाँ पर आपको बिल्कुल स्मोक नहीं करनी। यू शुड गो आउटसाइड, बाहर जाके बिल्कुल अलग से स्मोक करें जहाँ बच्चे को धुआं ना मिले। सेम गोज फादर के लिए भी सेम चीज़ है कि फादर भी वहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकते, पिता स्मोक भी ना। भले ही बच्चे की एज कुछ भी हो, बच्चे की एज कुछ भी हो, हम ऑलरेडी सांस में वो चीज़ ले रहे हैं तो बच्चे को सांस के थ्रू बच्चे के अंदर जाएगी और ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम देगी। सो और दूसरा, कोशिश करें कि बच्चे को जो फीड करा रहे हैं वो करीबन 2-3 घंटे तक आप फीडिंग ना करा रहे हैं। मतलब या तो फीड दे चुके हैं, फिर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, फिर वापस आए तो 2-3-4 घंटे तक फीडिंग नहीं करा रहे हैं। कुछ खाने के लिए प्रोडक्ट दे दिया तो उसमें बच्चा सेटिस्फाई हो गया, तो वैसा आप उसको टाइमिंग कर सकते हैं। ये तो स्मोकिंग की बात रही। जहाँ तक अल्कोहल की बात है, इनकी भी रिकमेंडेशंस हैं कि 30 ml से ज़्यादा कोई भी हार्ड ड्रिंक या एक ग्लास वाइन या एक बियर 330 ml नॉर्मल बियर, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। उससे बच्चे को हार्म ज़्यादातर नहीं होता है। जब भी आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि करीबन 4 से 6 घंटे तक आप बच्चों को फीडिंग नहीं करा रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल मिडवे रास्ता यही है कि आप अपना मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके आप उसको बाद में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि उस पर कंटेंट अल्कोहल का नहीं होगा।
सो पानी भरपूर पिए, क्योंकि आपका सारा जो मेटाबॉलिज्म है उससे आपका अल्कोहल निकलेगा। एंड लिवर जो होता है वो 30 ml पर आवर के हिसाब से अल्कोहल को डाइजेस्ट कर पाता है, तो शरीर में ज़्यादा जाता नहीं है, तो मिल्क में भी कंटेंट कम होता है। सो 30 ml ऑफ हार्ड ड्रिंक्स, ग्लास ऑफ वाइन, पाइंट ऑफ बियर, ये अलाउड है आफ्टर 1 ईयर, बहुत ही डायर सिचुएशन, पर आइडियली नहीं करना चाहिए। बच्चों को कुछ समय अपनी तपस्या दे दोगे तो बच्चा अच्छा निकलेगा आगे। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ बाप इसलिए परेशान होते हैं कि बहुत छोटा है, बता नहीं पा रहा है अपनी प्रॉब्लम को, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है जब बच्चा बड़ा हो रहा है, डर की वजह से या किसी और वजह से बता नहीं पा रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ आते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज। आजकल हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चों में या तो कोई मेंटल डिसऑर्डर है सीरियस, या फिर कोई साइकोलॉजिकल इशू है, उसके भी कोई वार्निंग साइंस हैं कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसको दिखाने की जरूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट तो अपन ने पहले बात करी, जैसे माँ बाप का आएगा कि 2 साल के ऊपर बच्चा बोल नहीं रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि 2 साल पे नहीं बोल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यू नीड टू आइडेंटिफाई। 2 साल तक हम टाइम देते हैं माँ बाप को बच्चे के लिए। दूसरा, आप बच्चा जब भी आएगा आप देखोगे पेरेंट्स की टीचर स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चा बैठता नहीं है, बात नहीं सुनता, बाकी बच्चों को मारता है और उधम मचाता रहता है। ये प्रॉब्लम स्कूल से भी आती है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना होता है। पेरेंट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लेंट होती है जो समझते हैं बच्चा आपके चेम्बर में घुसा या कहीं भी घुसा, बच्चा कूद रहा है, बीमार है। क्लिनिक में भी ऐसा होता है? हाँ, बहुत होता है। वो पूरे क्लिनिक को तहस नहस कर देते हैं। 101 का बुखार है पर तहस नहस करते हैं, और माँ बाप की कंप्लेन है कि ये बच्चा सुस्त हो गया है। तो इससे आपको समझ आता है कि ये बच्चा घर में बहुत हाइपर एक्टिव है, यानी वो बच्चा नॉर्मली शैतान नहीं है, नॉर्मल शेप, उसको वो उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्क्रीन स्टिमुलेट करती रहती है। आप देखोगे, आप सोशल मीडिया पे आपका एक रील आती है एक के बाद एक, तो आपको वो एल्गोरिथम है, वो आपके ब्रेन को अट्रैक्ट करके रखेगी। सो सेम गोज बच्चों के साथ। बच्चे भी आजकल माँ बाप आते हैं बहुत शौक से बोलते हैं मेरा बच्चा 2 साल पे मोबाइल चलाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं उस चीज को बहुत बुरा मानता हूँ। इमेजिन डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि 2 साल के बच्चे को तो फोन दिखाना ही नहीं है, 3 साल के बच्चे को स्क्रीन देनी नहीं है, उसके बाद भी बहुत कम देनी चाहिए। ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है, बिकॉज आपका ब्रेन ऑलवेज अटेंटिव है, वो देख रहा है, वो आपने आपको आंखें उसके अंदर पूरी इंगेज्ड हैं, ब्रेन के अंदर सिग्नल्स कंटिन्यूस जा रहे हैं, तो आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव है। और आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अपने सेम उम्र के बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो रिटेलिएट करेगा। स्क्रीन रिटेलिएट नहीं करेगी, आप कुछ भी बोलते जाओ स्क्रीन सुन रही है, तो बच्चे को सोशल स्किल डेवलप नहीं होती है, इसलिए वो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। इसलिए आप देखोगे आजकल बहुत केसेस बढ़ गए हैं, बच्चे ने किसी चीज में मतलब फैन के अंदर उंगली दे दी, या फिर गेट में उंगली घुस गई, बच्चा को डर नहीं लग रहा है, रिक्शा में घुस गया, कूद गया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई बिकॉज डर ही नहीं है। डर जो होना चाहिए, जिन चीजों को पता लगना चाहिए कि ये चीज नहीं करनी है, वो डर है ही नहीं। हमारे दोनों माँ बाप बिजी हैं और बच्चे को कुछ माँ बाप तो लाड प्यार ज्यादा देते हैं कि भाई ठीक है तू मोबाइल ले ले, तू आइसक्रीम खा ले, तू चॉकलेट खा ले, तो कहीं डर की डेफिनेशन ही नहीं है। और वो डेफिनेशन होनी चाहिए थोड़ी, ताकि बच्चे को गलत सही का मापदंड हो कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। बच्चे की साइकोलॉजिकल इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, बच्चे बहुत सारे आजकल कार्टून से अपनी लैंग्वेज पिकअप कर रहे हैं, वो क्या नॉर्मल? बिल्कुल नॉर्मल है। कार्टून्स हमको लगता है कि नॉन ट्रॉमेटिक है, आगे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, पर कार्टून से मस्ती में बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमको समझ नहीं आती है। अब देखेंगे कुछ कार्टून्स में केक उठा के फेंक रहे हैं, कुछ कार्टून में एक दूसरे को थप्पड़ मार रहा है। आज आप माँ बाप आते हैं, हमारे पास बच्चा बैठा है, माँ बाप को थप्पड़ मार रहा है, माँ बाप को वही करके बात कर रहा है, दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है। ये सब चीजें अच्छी नहीं है। ये मतलब आप बच्चे को एक ऐसी चीज सिखा रहे हो अनइंटेंशनली। हमको लगता है कार्टून में क्या ही प्रॉब्लम होगी, पर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे छोटे छोटे क्यूज पकड़ लेते हैं और इस चीज से वो सीखते हैं और मतलब माँ बाप के ऊपर अग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि घर वालों को लगता है बच्चा ही तो है, पर वो बच्चा गलत चीज सीख रहा है। अब वो आपके साथ आगे ऐसे कर रहा है तो स्कूल में उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी, उसके अपने साथ में स्कूल में किसी बच्चे के साथ रहेगा। आजकल के पेरेंट्स हम वैसे ही कि बच्चा हमारा ठीक रहना चाहिए, स्कूल में किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके चेहरे पे कुछ नहीं होना चाहिए, पर आप देखोगे एक बच्चा हमेशा पिट रहा होता है, एक पीट रहा होता है, तो वो दोनों ही साइड पे प्रॉब्लम है। पिट रहा होता है वहां पर कहीं पर वो अपना उसका नीचे दबा हुआ है,
और जो पीट रहा है उसके वहाँ नेचर उसका बहुत वायलेंट है। तो दोनों चीजों को एक साथ देखना जरूरी है। जो बच्चे बैलेंस्ड हैं, जिनको स्क्रीन नहीं दी जाती, वो चीज को हैंडल करना जानते हैं, सीखते हैं। ऑफ कोर्स बच्चे लर्निंग स्टेज को होते हैं, वो सीखेंगे, अच्छा है। वरी यहाँ नहीं है, वरी है जब वो टीनेज में जाएंगे तब जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, कैसे बच्चे वो बनेंगे, कैसे कैसे एडोलेसेंट बनेंगे और फिर कैसे युवा बनेंगे। बच्चा अभी हमने बात की साइकोलॉजिकल इश्यूज की। बच्चा ज्यादा धमा चौकड़ी मचाता है, माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा शैतान है या फिर चंचल है। बच्चा मोटा है तो माँ बाप सोचते हैं खाते पीते घर का है, हेल्दी है, ज्यादा हेल्दी है, मोटा नहीं है, वो ये ओबीस तो है ही नहीं। ओबीस ज्यादा हेल्दी इज नॉट प्रॉब्लम, मोटा मोटा होता है। हाँ। और हमारे पास बच्चे आते हैं कि बच्चा सूखा हुआ है और बच्चा कूद रहा है इधर उधर, ये बच्चे को थोड़ा हेल्दी करने की दवाई दे दो आप। जो बच्चा हेल्दी होगा वो मोटा नहीं होगा, जो मोटा होगा वो एक्टिव नहीं होगा। सो पतला एंड एक्टिव इज हेल्दी, मोटा इज नॉट हेल्दी, इट्स नॉट थोड़ा हेल्दी। तो किस बच्चे को आप खाते पीते घर का मानेंगे और किसको मोटा मानेंगे? मैम सिंपल सा हिसाब है, बच्चा आया है और एक्टिव है, माँ से सिंपल चीज पूछो, यदि बच्चा हेल्दी नहीं है, मेरा बच्चा कमजोर है, और मैं एक ही चीज पूछता हूँ, क्या ये बच्चा बेड में लेटा रहता है कि पूरे दिन घर में कूदता रहता है? तो अगर बच्चा जो घर में कूदता रहता है वो कभी भी अनहेल्दी नहीं हो सकता, कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको कमजोरी आएगी, हाइपर एक्टिव हो सकता है, हाइपर एक्टिव हो सकता है। हमको कमजोरी आएगी, हम बेड में लेट जाएंगे, हम वर्कआउट करने नहीं जाएंगे। सो सेम बच्चा अगर कूद रहा है, इधर उधर कूद रहा है, इवन स्पोर्ट्स में है, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, माँ बाप कहते हैं कि बच्चा फुटबॉल खेल रहा है जी 1 घंटा, उसके बाद पाँव में दर्द हो रहा है हल्का सा, ठीक है, विटामिन डी और सब चीजें चेक करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर वो बच्चा 1 घंटा खेल के पाँव में दर्द बता रहा है तो जेन्युइन 1 घंटा खेलने के बाद अडल्ट को भी दर्द, और अगले दिन खेलने जा पा रहा है तो वो जेन्युइन है, दैट इज राइट, मतलब उस बच्चे की मसल एंड्योरेंस बढ़नी है। हाँ। तो वो अनहेल्दी नहीं है। तो मोटापा बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होनी चाहिए, और उसी चक्कर में हमारे फैट बहुत ज्यादा है। बच्चे को गाय का दूध, भैंस का दूध, घी भर भर के, पराठे, पूड़ियाँ ये खिलाए जाते हैं, जो कि ऑल प्योर फैट। आप जानकर हैरान होंगे कि एक समय में भारत में मैल न्यूट्रिशन एक समस्या थी, और यानी कि कुपोषण के शिकार बच्चे होते थे, और आज की तारीख में मोटापा एक समस्या है। बच्चों में मोटापा लगातार बढ़ रहा है। अब उसकी भी बात कर लेते हैं। शुगर एंड सॉल्ट, इसको लेकर माँ बाप के अपने अपने नियम हैं। कुछ सोशल मीडिया का ज्ञान है, कुछ गूगल का ज्ञान है कि नमक नहीं देना, चीनी नहीं देनी। बच्चों के लिए क्या नियम होना चाहिए? मैं देखो, अति हर चीज की बुरी होती है। मैं नहीं कहूंगा कि सॉल्ट एंड शुगर आपको भरपूर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पर जो आपके घर में लाइफस्टाइल में नॉर्मली खाया जाता है उतना देना जरूरी है। शुगर में कार्ब्स होते हैं जो ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नमक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है जो आप पसीने में आपका निकलता है। सो बॉडी के लिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट आर देयर, इसको जरूरत है। जितना आपके खाने में नमक डल रहा है उतना सफिशिएंट है, जितना आप नॉर्मली खाने में या घर में किसी चीज में चीनी डाल रहे हैं उतना अलाउड है। ओवर एंड एक्सेस अबव हमेशा प्रॉब्लम, अडल्ट्स में प्रॉब्लम देता है, पर आप उसको बिल्कुल जीरो कर दोगे तो वो अच्छा नहीं है बच्चे के लिए। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए और ब्रेन ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्ट इज नेसेसरी। जितना नेचुरल करने की कोशिश करते हैं उतना अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करना, आज नहीं कल नहीं परसों। वो अपने स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, वो खुद से अपना शुगर सॉल्ट लेगा ही लेगा। और अगर आप इतने ही स्ट्रिक्ट हो तो घर में चॉकलेट नहीं आनी चाहिए, घर में चिप्स नहीं आनी चाहिए। अगर वो आ रही हैं तो आप उस चीज पे जस्टिफाइड नहीं हो। घर के खाने में आप जो तय मात्रा में, सीमित मात्रा में नमक डालते हैं या घर में जो मीठा बनाते हैं वो ठीक है, लेकिन बाहर से चॉकलेट आ रहा है, बाहर से चिप्स आ रहा है, वो दूसरी तरफ से आपने बच्चे का शुगर एंड सॉल्ट बंद किया हुआ है, तो वो कोई पर्पस भी सॉल्व नहीं करता। तो क्या कोई बेंचमार्क हो सकता है कि इतना नमक, इतनी चीनी, या किस उम्र के हिसाब से कोई बेंचमार्क हो सकता है? सिंपल मैम, जैसे पॉट फीडिंग बोला मैंने, वो पॉट फीडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। जितना आप घर में खाते हैं, अब घर में आपके बीपी हाई हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको ऑलरेडी बोल चुके होंगे नमक कम करना है। आपके शुगर हाई हो रहे होंगे तो घर में ऑलरेडी बोल चुके हो शुगर। तो मॉडरेशन लेवल में जितना घर खाता है, क्योंकि हमारे इंडियंस के साथ एक अच्छी बात है, हम मसाले बहुत खाते हैं। तो हमारे स्पाइसेस, मसाला हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतने टॉलरेशन लेवल है हमारे में। तो जितना घर में आप खाते हैं उतना इज ए बेंचमार्क। आप 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच के ऊपर जाते हैं तो अगेन हम उस पर ज्यादा सोचने जाते हैं, आज की 3 चम्मच होगी पूरी, अब मत ना।
तो जितना आप नॉर्मली खाते हैं, बिकॉज बच्चा अपने मन का मालिक होता है, उसको जो खाना है वो खाएगा, वो आपके हिसाब से नहीं खाएगा। वो आपके साथ बैठ के आपका खाना जरूर खा लेगा, पर आपके हिसाब से नहीं खाएगा। वो खाएगा, चिड़िया भर का भी खाएगा, छोटा सा खाएगा, खाने को पूरा पूरा कटोरी खा जाएगा। सो जितना आप घर में बन रहा है उतना सफिशिएंट है। कई बच्चों को स्वीट टूथ होता है, मतलब यूजुअली बच्चे जब खाना स्टार्ट करते हैं तो मीठा पसंद करते हैं। वो आप उसको जान कह सकते हैं, ऐसे बच्चे को आपने फ्रूट्स दिए, स्पेशली एप्पल, मैंगो, तो बच्चा उसको चाव से खाता है, दैट मीन वो थोड़ा स्वीट टूथ है। तो जितना आप उसमें नॉर्मली स्वीट आप घर में करते हो उतना करना है। उसके लिए ओवर बेंच नहीं जाना कि आपने हाँ एक चीनी और डाल दी, एक चीनी और डाल दी, वो नहीं करना। कुछ बच्चों में ज्यादा मीठा खाने से कोई समस्या होती है? कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, जैसे ADHD, ऑटिज्म, इनके अंदर पाया जाता है कि यार रिस्क फैक्टर्स, मतलब ब्रेन में ऑलरेडी हाइपर एक्टिविटी है और शुगर से और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ये चीज मानी जाती है। तो उन कैटेगरी पर उसके लिए डायग्नोस होना जरूरी है कि ये हाँ ADHD और ऑटिज्म। हम कई बच्चों को चंचलता के रूप के अंदर, ठीक है आपका बच्चा नॉर्मल भी है, हम कई पेरेंट्स शांत भी होते हैं, वो अपने पेरेंट्स बच्चा थोड़ा दमा चौकड़ी कर रहा है, भाई इसको शुगर नहीं देनी है, अब बिल्कुल नहीं देनी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितना घर में आप खा रहे हो उतना दो। ऑटिज्म, ADHD ये कैसा स्पेशल है, ऑफ कोर्स जिनको चाइल्डहुड डायबिटीज है उनके अंदर मना है ये चीजें, शुगर नहीं देना चाहिए, या किसी किडनीज की इश्यूज हैं उसके अंदर सॉल्ट नहीं देना चाहिए, हार्ट के इश्यूज हैं उनमें सॉल्ट नहीं देना चाहिए, पर वो बहुत रेयर केस होते हैं। हमारी नॉर्मल जनता के लिए जितना मॉडरेशन में है उतना किया है। आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बच्चों में मोटापे को किस तरह से देख रहे हैं? ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो क्या रीजन है? मैम मोटापा भी एक टाइप का माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि हम बच्चे के अंदर फैट बढ़ा रहे हैं एंड न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी कम हो रही है। यानी जो खिलाना है वो नहीं खिला रहे, जो नहीं खिलाना है वो खिला रहे। जैसे आप नॉर्मली हम भाषा में बात करें, हम जिम जाते हैं, जिम के बाद आपका ट्रेनर आपको बोलता है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है, कभी नहीं बोलता कि हमको हाई फैट खाना चाहिए, पीपा भर के घी नहीं खा लो। तो हमारी इंडियन डाइट एक ऐसी डाइट है जो खाने बनाने में ही घी तेल यूज होता है हमारे। सो हमारे जितना मॉडरेशन लेवल में घी तेल चाहिए, हमारी 2 रोटियां, हम हर कोई सूखी रोटी नहीं खाता है, हल्की सा घी लगता है उसके अंदर। तो इतना जितना फैट कंटेंट है उतना अलाउड है। इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, वेजीज, पल्सेस, फ्रूट्स हमारी आदत नहीं है। हमको घर में आप एक फ्रूट की टोकरी रखोगे, जैसे आप एक मिठाई रखते हो टेबल पे, अब जाते जाते एक मिठाई का टुकड़ा खा लेते हो, उस चीज को हमको बदलना है हैबिट। वहां पर एक टोकरी आप फ्रूट्स की रखो, आप 1 महीने के अंदर देखोगे आपके हैबिट होगी उठा के एक जी फ्रूट खा लिया। सो फ्रूट डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंडियंस में बहुत कम है। अब बाहर के कोई भी, आप कहीं भी आप किसी होटल में जाते हो, आप ब्रेकफास्ट करने जाओगे, वहाँ फ्रूट्स हमेशा मिलेंगे आपको, इवन इन ब्रेकफास्ट, इन डिनर, लंच सब मिलते हैं, बिकॉज वहाँ पर दे आर मोर हैबिचुअल कि वो बार बार फ्रूट्स खाएं। तो फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्सेस, दाल ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, और हमारे यहाँ दाल इंटेक अच्छा है। वेजिटेबल्स के लिए हमारे बच्चे आनाकानी करते हैं, और वो चीज सारी सुधर जाती है जब हॉस्टल जाते हैं, क्योंकि शरीर को चाहिए होता है तो खाते हैं। उससे पहले हमको चटपटे की आदत होती है, और हम वो ब्लैंड उबली हुई चीजें देते हैं कि जी सॉल्ट नहीं देना, उबली हुई खिलाओ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बच्चा जंक फूड खा रहा है तो हॉस्टल भेज दिए? बिल्कुल भेज दो मैम, ठीक हो जाती है सब चीज। बच्चे और बच्चे के माता पिता नोट करें, बच्चा जंक फूड खा रहा है तो इतना हार्श स्टेप लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो बच्चा ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ जा रहा है, कल डायबिटीज की तरफ जाएगा। और यही वजह है अनफॉर्चुनेटली भारत में यंग लोगों में हार्ट डिजीज बढ़ रही है। पीडियाट्रिशियन के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास किस उम्र तक के बच्चे आते हैं? हम 18 ईयर्स तक के सारे बच्चे देखते हैं मैम। 14 to 18 ईयर्स तक का ग्रे जोन होता है, अडल्ट भी देखते हैं, पीडियाट्रिक्स भी देखते हैं, पर 18 ईयर्स तक हम सब देखते हैं। इस एज में आपने डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम के साइंस देखे मैम, बहुत मिलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। डायबिटीज़ ऑन यंगेस्ट एज, मतलब हमने हमारे हॉस्पिटल में एज यंग एज 2 ईयर्स के बच्चे को डायबिटीज़ पकड़ा है। टाइप 1, टाइप 2? सो इसके अंदर डायबिटीज़ बहुत जल्दी आने लग गया है, हार्ट की बीमारियां जल्दी आने लगी हैं, मोटापे के कारण। आप देखेंगे कोविड के अंदर के एरा की बात करें तो जिनको मोटापा था वो प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा रहे, जो लोग पतले रहे वो कम प्रॉब्लमेटिक रहे। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है, ओबेसिटी इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। आप एक भी डिजीज ले लो, सब में ऊपर से नीचे तक सबसे पहले ओबेसिटी होता है जो रिस्क फैक्टर में माना जाता है, बिकॉज ओबेसिटी में आपकी इम्यूनिटी खत्म,
बॉडी के अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है। मोटापा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप विटामिन डी देख लो, बोन्स के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है, टेढ़ी बोन्स। बच्चे हमारे पास कंप्लेंट आते कि जी पाँव मुड़े हुए हैं, टेढ़े हैं, टेढ़ा चल रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है। वो मोटापा उनको अगर होता है तो वो चीज़ें एग्रीवेट हो जाती हैं। और हार्ट की प्रॉब्लम्स के अंदर बच्चों के अंदर बीपी, मतलब आजकल करीबन 10 साल 9 साल के बच्चों के अंदर बीपी की बीमारी मिल रही है, जो कि बहुत प्रॉब्लम है। आप सोचिए तो डॉक्टर साहब, कैमरे में देख के एक बार जो बच्चे नूडल्स, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, जंक फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उनको कुछ बता दीजिए। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को सब बताता हूँ कि नो चिप्स, नो कुरकुरे, नो आइसक्रीम, नो क्रीम बिस्किट, नो मिठाइयाँ, नो मैदे वाली चीज़ें, मोमोज, चाउमीन, ब्रेड्स, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। महीने में एक बार खाओ चलेगा। वाटर इनटेक बहुत हाई रखना चाहिए आपको। सुबह दोपहर शाम पानी पियो, फ्रूट जूसेस पियो, शिकंजी, छाछ, लस्सी पियो, ये बेटर है एज कम्पेयर टू दूध इनटेक। दूध मॉडरेशन में रखें। फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सुबह दोपहर शाम फ्रूट्स खाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पराठा वंस इन ए वीक इज ओके, नॉट डेली बेसिस। सो आप हेल्दी डाइट खाओगे, अच्छी तरह जियोगे, अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा और एक्टिव रहोगे। जंक फूड खाने वाले बच्चों ने ये भी सुन लिया। डॉक्टर साहब ने ये भी बता दिया कि खाना क्या है। आपके हाथ पे हम बहुत खूबसूरत टैटू देख रहे हैं। ये क्या टैटू है? सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं। ये मेरी दोनों बेटियों के नाम है, एक साइड से माहिरा और दूसरी साइड से समायरा। तो बच्चे और बच्चों के माता पिता जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बताइए, टैटू करवा सकते हैं बच्चे? टैटू बच्चों को नहीं कराना चाहिए जब तक अडल्ट नहीं बन जाते और जब तक खुद के डिसीजंस खुद ना ले पाए। उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बॉडी ग्रोथ, क्योंकि हमारी करीबन वही पेडियाट्रिक्स का एज इसलिए 18 ईयर्स तक किया हुआ है क्योंकि उस टाइम तक ग्रोथ बॉडी की हो रही होती है, हार्मोनल स्टेबिलिटी आ रही होती है। तो इन सब चीज़ों के अंदर ओरिजिनल प्रॉब्लम जो आती है वो होती है एक इन्फेक्शन, दूसरा एलर्जीज। आप देखेंगे सुने होंगे कि हमारे माँ बाप हमें डांटते थे कि तेरी स्किन को कुछ हो गया तो, तेरे को कुछ हो गया तो ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि एक उनकी इम्यूनिटी कम होती है और बॉडी हर चीज़ को ज़्यादा रिएक्ट करने की टेंडेंसी में होती है क्योंकि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म हर चीज़ को रिएक्शन ज़्यादा देता है। तो जब तक आपकी एज करीबन 18 ईयर्स के आसपास नहीं आ जाती और आपकी बॉडी फुली ग्रोन, आपके हार्मोन्स अच्छी तरह स्टेबलाइज नहीं हो जाते, तो ये चीज़ें नहीं करानी चाहिए। और जब आप अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकें तब ये चीज़ें करानी चाहिए। देन व्हेन यू नो कि आपको और कोई इश्यूज नहीं है, तब तक आपको पता लग जाता है आपकी स्किन पे कोई चोट लगती है, एलर्जीज की प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं करना चाहिए। बाकी अदरवाइज आप कर सकते हैं, बट नॉट इन छोटे बच्चों में खांसी जुकाम बुखार ज्यादा होता है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। खांसी जुकाम बुखार बच्चों के अंदर क्योंकि आजकल पोस्ट कोविड सब बच्चे की जो हर्ड इम्यूनिटी जो बात कहते हैं, जो बेसिकली कोविड कम इसलिए हुआ कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी बहुत सालों से डेवलप थी, हमारी बीमारियां होती थी तो हम यूजुअली हमको पता है कि एक दिन सर्दी खांसी होगी, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा बच्चा। जो कि आजकल आप देखोगे तो बच्चा 1 हफ्ता 10 दिन तक बीमार होता है और उसका रीज़न ये है कि हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है। ऊपर से हम ओवर पॉपुलेटेड है, ऊपर से हमारा ईटिंग लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है। ऑफ कोर्स ये सारी चिप्स कुरकुरे, एंड देन बच्चे जब दोबारा वापस मिलते हैं तो हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि जी घर में क्या टेंशन लेगा, स्कूल भेज दो। बीमार बच्चा भी है तो 3 दिन स्कूल जाके फिर हमारे पास आता है, तो वो ऑलरेडी एक दूसरे को स्प्रेड आउट करके आ चुके होते हैं। लोग कहते हैं इसकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी अच्छी क्यों? क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है, उसके अगेंस्ट फीवर थ्रो कर रही है। इम्यूनिटी उनकी बुरी मानी जाती है जो एडमिट हो गए, बच्चा बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा। ये बच्चा धीरे धीरे अपने ओवर द पीरियड 3-4-5 साल के अंदर ही वापस दोबारा नॉर्मलाइजेशन में आ जाएगा जब हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। पर तब तक के लिए जो बार बार बीमार हो रहे हैं तो इनमें वही है कि आप फ्लू वैक्सीन सब रेगुलरली लगाओ ताकि ये जो एक से दूसरे तक हो रहा है ये चीज़ों से बचाव कर सके। आपका बच्चा बीमार है तो स्कूल मत भेजो उसे, लेट हिम टेक रेस्ट, घर पे रेस्ट करेगा, बच्चा बॉडी रिकवर जल्दी होगी और एक दूसरे को फैलाएंगे नहीं। तो ये 2-3 चीज़ों को ध्यान रखोगे तो हेल्प मिलती है, बच्चों को इन्फेक्शन नहीं फैलता। इस इंटरव्यू के जरिए हमें पूरा यकीन है कि आप भी अपने बच्चे को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और अच्छे माता पिता बनने में आपको बहुत सारे टिप्स मिले होंगे। तो बच्चा जब बीमार है उसे घर पर रखिए, उसे छुट्टी देने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी पहचानिए कि बच्चे ने कब होमवर्क नहीं किया है और वो स्कूल न जाने का बहाना बनाता है।
डॉक्टर समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों की दुनिया बहुत बड़ी है, आगे फिर आपसे कुछ सवालों के साथ हम मिलेंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, डॉक्टर समीर से उनके जवाब हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।